ईयर के 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। मैं केसी मिश्रा। आज संस्कृत ग्रामर में समास बिंदु पर चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में समास से संबंधित 4 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे और ये 4 मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको समास चैप्टर को अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है। यदि इसको आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तो ज़्यादा इसमें याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने एग्जाम में पूरा का पूरा 4 मार्क्स प्राप्त भी कर लेंगे। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। समास। समास सबसे पहले इसके प्रकृति प्रत्यय को जानेंगे। यह समास शब्द विनिर्मित कैसे हुआ है, किन किन शब्दों के योग से इस शब्द का निर्माण हुआ है। तो छात्रों, इसमें सम उपसर्ग है, अस धातु है और घई प्रत्यय है। फिर से एक बार देखिए, सम उपसर्ग, अस धातु और घई प्रत्यय, ये 3 पदों के मिलने से समास शब्द का निर्माण हुआ है। और छात्रों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि घई प्रत्यय हमेशा धातु नहीं लगते हैं। तो इस तरह से हम यह जान गए, हमें यह मालूम हो गया कि समास शब्द कैसे बना है। अब हम इसके अर्थ पर ध्यान देते हैं कि इसका अर्थ क्या है, समास शब्द का अर्थ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी हम संक्षिप्त किसको करेंगे। अब यहां ध्यान से समझने की बात है। संक्षिप्तीकरण जो प्रक्रिया है, तो हम संक्षिप्त किसको करेंगे, जो विस्तारित होगा, जिसका विस्तार होगा उसी का हम संक्षिप्तीकरण करेंगे। जो बड़ा होगा, अगर हमको छोटा करने के लिए कहा जाएगा तो किसे छोटा करने के लिए कहा जाएगा, कोई भी वस्तु बड़ा हो तो उसे छोटा करने के लिए कहा जाएगा। और अगर किसी वस्तु को बड़ा करने के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब कि वह वस्तु छोटा है जिसे हमको बड़ा करना है। तो यहां संक्षिप्तीकरण का अर्थ है छोटा करना। समास, इस तरह से हम कह सकते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि संक्षेप में लिखना। समझ रहे हैं? फिर से एक बार सुन लीजिए। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। ठीक है। अब हम इसकी परिभाषा को जानते हैं कि समास कहते हैं किसे, हम समास किसे कहते हैं। और सबसे पहली बात है और जरूरी बात है कि हम किसी भी विषय को रटने से ज्यादा समझने का प्रयास करें। अगर हम किसी विषय को, किसी बिंदु को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो उसके भाव को हम अपने विचारों के माध्यम से भी, अपने तर्कों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं या दूसरे को समझाने में सफल हो सकते हैं। अब कोई छात्र हैं या बहुत से छात्र हैं जो किताब में लिखी हुई परिभाषा को केवल रट लेते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि सारी चीज याद होने के बावजूद भी एग्जाम में प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाते हैं और उनका पूर्ण अंक प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं,
रटने से ज्यादा आपको समझना आवश्यक है। तो हम इसकी परिभाषा पर चर्चा करते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा है एक पदी भावः समासः। एक पदी भावः समासः। अब यहां देखिए, जो समास शब्द है, मैं आपको पहले बता दूं कि इसकी परिभाषा है एक पदी भावः समासः। समास क्या है? समास क्या है? एक पदी भाव। क्या है समास? एक पदी भाव। अब यहां ध्यान दीजिए, समास क्या है? एक पदी भाव। एक पदी भाव का मतलब, एक पदी भाव का मतलब कि जो भावनाएं अनेक पदों में हैं, उन्हीं भावनाओं को सही सही रूप में हम एक पद में निरूपित कर दें। अब इसकी परिभाषा को हम बहुत तरह से कर सकते हैं। कोई कहते हैं समसनम समासम, समसनम समासम। तो यहां देखिए, अब इसका हम प्राकृतिक प्रत्यय पहले बता चुके हैं, सम, अस और घय प्रत्यय, जिसमें सम और अस ये दोनों आपको समझने के योग्य बातें हैं। सम उपसर्ग है और एक उपसर्ग का स्थान स्थान पर प्रयोग के आधार पर अलग अलग अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि एक ही अर्थ से सारे शब्दों को हम जोड़ करके और उसका हम भाव प्रकट कर सकते हैं, नहीं। कहीं सम का दूसरा अर्थ हो जाएगा तो कहीं सम का दूसरा अर्थ हो जाएगा। तो सम का यहां अर्थ है, सम उपसर्ग जो है इसका यहां अर्थ क्या है? पूर्णता से लेना है। सम उपसर्ग का मतलब यहां पूर्णता से लेना है। और अस मतलब अस धातु है, इसका मतलब होता है होना। यानी कि समास में उन सारे भावों को समाहित करके उसकी पूर्णता प्रदान की जाती है। यानी कि जो अनेक शब्दों में हम लिख चुके हैं, उनके भावों को हम एक शब्द में प्रकट कर देते हैं, और यही समास है। जैसा कि आप पहले संधि के बारे में पढ़े होंगे। संधि क्या है? दो वर्णों का मेल है। और यहां ध्यान दिए रखिए, मोटा मोटी यही बात है कि समास क्या है? दो या दो से अधिक पदों का मेल है। दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। इसमें ज्यादा परिभाषा की बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, बस इसके मूल भाव को समझिए। एक, इसीलिए इसकी परिभाषा लिखी गई है, एक पदी भावः समासः। समास क्या है? एक पद में उन सभी पदों का भाव समाहित हो जाना ही समास है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो, अब ये परिभाषा आप अपने मन से भी, अपने ज्ञान के बदौलत भी आप अनेक तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना या कई पदों का एक पद हो जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे हम यहां देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहां देखते हैं, यथा गंगा या पारम इति। गंगा पारम। दूसरा उदाहरण देखते हैं, गंगा या जलम इति। गंगा जलम। हम यहां दो उदाहरण देते हैं, और एक उदाहरण भी लिख सकते हैं, नीलम उत्पलम इति। नीलोत्पलम। हमने यहां तीन उदाहरण लिखा। अब ये तीनों उदाहरण को
बहुत ध्यान से देखिए। यहां देखिए, गंगा या पारम मतलब गंगा के पार, गंगा या पारम मतलब गंगा के पार, गंगा या जलम मतलब गंगा का जल, और नीलम उत्पलम यानी नीला कमल। अब इसके लिए हम एक शब्द, यहां देखिए दो शब्द है, गंगा या पारम, गंगा या जलम, नीलम उत्पलम, और इसके लिए हमने एक शब्द लिख दिया, एक पद लिख दिया, गंगा पारम, गंगा जलम, नीलोत्पलम। क्या हुआ, यहां दो पद है, दो पद का एक पद हो गया। इसी तरह दो पद रहे या दो पद से अधिक रहे, वो सब मिलकर के एक पद बन जाएंगे, तो इसी को हम समास कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। ये हो गया समास। इसको हम समस्त पद के नाम से भी जानते हैं, इसको हम समस्त पद के भी नाम से जानते हैं, समस्त पद, क्योंकि इन सभी पदों का भाव इसमें समाहित हो गया, एक पदी भाव हो गया। क्या हो गया, एक पदी भाव हो गया, एक पद बन गया, और एक पद में इन सभी पदों का जो दो पद थे या दो से अधिक पद रहेंगे, उनका भाव एक पद में समाहित हो गया। आपका परिभाषा के अनुसार उदाहरण सिद्ध हो गया, और उदाहरण के अनुसार परिभाषा मेल खाता है, यानी एक पदी भाव समास। इस प्रकार हम समास की परिभाषा को समझ गए, समास इसे कहते हैं, ये हम जान गए। अब छात्रों, मैं आपको यह बता देता हूं कि अब यहां देखिए, गंगा या पारम इति गंगा पारम, आपने कहा सर इसको तो हम समास कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे विग्रह, इसको क्या कहेंगे, विग्रह। ठीक, जब समस्त पद को, अब विग्रह क्या है, अब यहां देखिए, ये आपका लघु रूप है, छोटा रूप है, और ये आपका विस्तृत है, और इसी का हम संक्षिप्तीकरण कर दिए, जो समास कहलाता है। संक्षिप्तीकरण ही समास है, पदों का संक्षिप्तीकरण। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में हम जिन शब्दों का, जिन वर्ड का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम पद कहते हैं। जब इंग्लिश में हम जो प्रयोग करते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, तो उनको हम वर्ड कहते हैं, और हिंदी में शब्द कहते हैं, और संस्कृत में पद के नाम से जानते हैं। इसलिए हम कभी कभी शब्द भी बोलते हैं ताकि आपको समझ में आए, और पद भी बोलते हैं। तो इसके कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि शब्द क्या है, पद क्या है। मतलब संस्कृत में जिनका हम प्रयोग करते हैं, जो वर्णों का समूह होते हैं, उसे पद कहते हैं, और वो विभक्ति से युक्त होते हैं, इसलिए वो पद कहलाते हैं। तो अब यहाँ देखिए, विग्रह क्या है। अब इन्हीं का जो है, ये समस्त पद है, इसमें कौन कौन से शब्द है और किस विभक्ति में है, उनके मूल रूप को अपने अपने स्थान पर लिख देना, यही विग्रह कहलाता है। विग्रह क्या है, समस्त पद में छिपे सभी पदों को अपनी विभक्तियों के साथ मूल रूप में लिख देना ही विग्रह कहलाता है। सभी पदों को अपनी विभक्तियों के साथ पृथक पृथक करके मूल रूप में लिख देना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि विभक्ति के साथ सभी पदों को अलग अलग करके दिखलाना ही विग्रह कहलाता है। आशा है आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, ये समस्त पद है, अब ये क्या हो गया, ये समस्त पद हो गया, समस्त पद, या इसको हम समास भी कहेंगे, समास भी कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, विग्रह हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, विग्रह हो गया। अब इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा आप भी अपने से बना सकते हैं कि समास के पदों को अलग अलग विभक्तियों के साथ लिखना विग्रह कहलाता है। तो आशा है आप समास और विग्रह दोनों समझ गए होंगे। इसके आगे मैं चर्चा करता हूं कि छात्रों आप देखिए, यहां गंगा पारम एक शब्द तो है,
लेकिन इसमें दो शब्द दिखाई पड़ रहे हैं। गंगा पारम एक शब्द है, लेकिन इसमें दो शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, गंगा और पार। और इसमें देखिए गंगा और जल, और इसमें देखिए नीला और उत्पल। तो इसमें देखिए जो प्रथम पद है इसको हम कहते हैं पूर्व पद, और अंतिम वाले पद को कहते हैं उत्तर पद। ये ध्यान आपको जान लेना जरूरी है पदों के बारे में, कि जैसे मान लिया जाए कि हम लिखते हैं नीलकंठ। अब इसमें दो पद है, नील और कंठ। तो नील है पूर्व पद, और कंठ क्या है? उत्तर पद। लास्ट वाले पद को हम उत्तर पद कहते हैं। इस समय अभी टीवी पर चल रहा था रामायण सीरियल, तो आपने देखा होगा और लिखा हुआ होगा उत्तर रामायण, यानी कि रामायण का अंतिम वाला भाग दिखाया जा रहा है। उत्तर मतलब अंतिम और पूर्व मतलब पहला पद। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके भेद के बारे में जानेंगे कि इसके कितने भेद हैं। इसके कितने भेद हैं। अब इसके भेद के बारे में जानेंगे कि समास के कितने भेद हैं। तो छात्रों मैं आपको बता दूं कि समास के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन है? पहला है अव्ययी भाव समास, फर्स्ट। दूसरा है बहुव्रीहि समास। तीसरा है तत्पुरुष समास, और चौथा है द्वंद्व समास। समास के भेद को लेकर के छात्रों कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। यदि आपसे कोई प्रश्न कर दे कि समास के कितने भेद हैं, तो कोई छात्र बताते हैं कि 4 भेद हैं, कोई कह देते हैं कि 6 भेद हैं, कोई कह देते हैं कि 7 भेद हैं। तो आपका 4 भी सही है, 6 भी सही है और 7 भी सही है। और इसके भी उन सभी समासों का भी अगर भेद लिया जाए तो और भी कई भेद हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से उन सभी समासों को पढ़ना है जिससे आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट है अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। और इसके अतिरिक्त है कर्मधारय समास, और उसके बाद है द्विगु, और इसके बाद एक नकारात्मकता का बोध कराने के लिए है नई समास। क्या है? नई समास। अब ये देखिए, 3 जो एक्स्ट्रा आपको मैं बता रहा हूं, ये क्या है? ये सब तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। किसके भेद हैं? तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। ये 5वां हो गए, ये 6 हो गए, और ये 7 हो गए। ये सब किसके भेद हैं? ये सब तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो आप 4 भी कहते हैं तो सही है, 6 कहते हैं वो भी सही है, और 7 कहते हैं वो भी सही है। लेकिन अगर हम 7 समास को पढ़ लेते हैं तो समास से संबंधित किसी भी प्रश्न को हल करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको
एक विशेष बात बता देना चाहता हूं कि अक्सर छात्रों को समास के भेद याद नहीं रहते। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि अगर हम लोगों में ऐसी धारणा है कि कुछ ऐसे शब्द जो अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं, उसको हम नहीं भूल पाते हैं, तो हम उसके माध्यम से यह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इसको याद कर लीजिए तो आपके समास के सातों भेद आपको याद हो जाएंगे। और वह शब्द क्या है? वह शब्द है, यहां याद रखिए, अब तक 2 दिन। आप इसको याद रखिए, अब तक 2 दिन। अब तक 2 दिन तो आपको याद रहेगा, समास का भेद सब याद नहीं रहेगा, लेकिन यह शब्द तो याद रहेगा, अब तक 2 दिन। बिल्कुल आप कहेंगे हाँ सर ये तो बिल्कुल याद रहेगा। अब देखिए, अ से क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। ब से क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। त से क्या हो गया? तत्पुरुष समास। क से क्या हो गया? कर्मधारय समास। और दो का बोध कराता है, तो 2 से हो गया द्वंद्व समास, और दी से हो गया द्विगु समास, और न से क्या हो गया? नई समास। इस तरह आपका सातों समास, एक आप इस शब्द को याद कर लेते हैं तो आपका सब समास का नाम याद हो जाएगा और कभी आप नहीं भूलेंगे। छात्रों, आज हम इतना ही चर्चा करेंगे और आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से समास पढ़ना है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।